हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षा संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 विज्ञान विषय चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन व प्रबंधन। इसका पार्ट आज फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम फसल का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है और उसका प्रबंधन है वो किन किन तरीकों से हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम बेसिक रूप से इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब देखो, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एकदम इजी चैप्टर है। जो किसानी से रिलेटेड हैं जो बच्चे, उनको ये चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। तो इसके लिए देखो, हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं उसमें एक तो जो पार्ट्स के रूप में दो बच्चे हैं, एक तो बूझो है और एक पहेली। बूझो व पहेली, इनकी कुछ क्वेश्चन होंगे और इनका क्वेश्चन का आंसर हम देते हुए चलेंगे। अब जैसे इसको शुरुआत करने से पहले कि भाई फसल है क्या, इसका उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं, इनका उत्पादन के पश्चात इनका मैनेजमेंट या प्रबंधन हम किस प्रकार करते हैं, तो उनके कौन कौन से तरीके हैं, तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो बात है कि भाई जब ग्रीष्म अवकाश था, ग्रीष्म अवकाश में बूझो और पहेली गांव गए हुए थे। ग्रीष्म अवकाश में बूझो और पहेली गांव गए हुए थे और गांव में अपने चाचा जी के पास गए थे। और चाचा जी के पास जाने के बाद वो उनके साथ खेत में चले गए। खेत में जाने के उपरांत उन्होंने क्या देखे, विभिन्न प्रकार के जैसे उपकरण देखे थे लोहे से बने हुए, जो खेतों में खासकर यूज होते हैं, जिसमें जैसे दराती है, उसके बाद में जैसे बेलचा है, दराती, बेलचा, उसके बाद में जैसे एक हल, ये सब उपकरण बूझो और पहेली ने खेतों में देखे। फिर उन्होंने चाचा जी से सवाल किया कि चाचा जी, ये जो उपकरण है खेत में काम आने वाले, इनका उपयोग कहाँ होता है। ये जो उपकरण खेत में हम देख रहे हैं, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो यही सब हम इस वीडियो के अंदर आज पढ़ने वाले हैं। तो हमने पीछे अभी से हमने पीछे पढ़ लिया था कि पोषण के बारे में, या पिछली क्लासों में हमने देखा था कि पोषण किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, इसके बारे में हमने पहले जान लिया था। तो हमें पता है कि पोषक तत्व है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, आहारी रेशे व जल। तो ये प्रमुख रूप से पोषक तत्व है जो हमारे भोजन में आवश्यक होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि जो पौधे होते हैं, पौधे वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और इस भोजन को किस रूप में स्टोरेज रखते हैं या स्टोर रखते हैं, स्टार्च के रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में इस भोजन को क्या रखते हैं, संचरित रखते हैं या संचारित रखते हैं पत्तियों के अंदर। अब हमने ये भी जाना पहले कि भाई जो भोजन है, हम भोजन क्यों करते हैं, भोजन है वो शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। क्या हम भोजन के बिना रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और जब ऊर्जा मिलेगी तो हम अपने जो दैनिक रूटीन या दैनिक जीवन के जितने भी कार्य हैं वो क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो सजीव होते हैं, तो सजीवों को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है।
सजीवों की आवश्यकता है भोजन। तो भोजन के बिना सजीव वो जीवित नहीं रह सकता है। पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, और जितने भी सजीव हैं वो इस प्रक्रिया द्वारा बने हुए भोजन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि भाई ये जो भोजन है, अब भोजन हम खा रहे हैं तो खाने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं, उन जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए, जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे श्वसन है, पाचन, उत्सर्जन, ये सब जैविक क्रियाएं हैं। परिसंचरण, ये सब क्या हैं? जैविक क्रियाएं। और इन सभी क्रियाओं के संचालन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भोजन जो है वो व्यक्ति है या जीव है उसके लिए परम आवश्यक होता है। अब बात आती है कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां, अब कृषि पद्धतियां कौन सी है तो उसके बारे में हम आगे धीरे धीरे सब कुछ देखने वाले हैं। हम बात करते हैं प्राचीन समय की, प्राचीन मानव की। प्राचीन मानव, तो जो प्राचीन व्यक्ति था या प्राचीन मानव था वो भोजन के रूप में वनों से प्राप्त उत्पाद, वनोत्पाद का यूज करता था। वनों से प्राप्त जो उत्पाद थे उनको भोजन के रूप में उपयोग करता था, जिसमें वो खासकर जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त फलों का भोजन के रूप में उपयोग करता था। उसके पश्चात जैसे जीवों से प्राप्त कच्चे मांस का उपयोग भोजन के रूप में करता था। फिर कालांतर में धीरे धीरे जो मनुष्य की समझ है वो विकसित होती चलेगी, और जैसे से समझ विकसित होती चलेगी तो उन्होंने समूह में रहते यानी परिवार में रहते हुए क्या खेती करना शुरू कर दिया। अब खेती करना धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया, तो वो जैसे चावल है जिसको हम सामान्यतः धान बोलते हैं, धान है, गेहूं है, आदि की जो फसल है वो उगाता चला गया और उनको अपने पोषण के रूप में उपयोग करता हुआ अपना जीवन यापन करने लगा। तो उनको ये विचार है कि भाई ये खेती कर रहे हैं तो उनके लिए कौन कौन से उपकरण हैं वो बनाने होंगे। तो उन्होंने जो लकड़ी है, लकड़ी से या जो कुछ लोहे से, जिसको हम सामान्यतः देसी औजार बोलते हैं, देसी उपकरण बोलते हैं, अब इन सब से मिलाकर उन्होंने देसी उपकरणों का निर्माण करना शुरू कर दिया, और जो वर्तमान में अब भी प्रचलन में है। तो हमने देखा कि भाई जो व्यक्ति है या जो मानव है उसने धीरे धीरे अपने जीवन में विकास के क्रम के साथ साथ खेती करना स्टार्ट किया और विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण भी कर लिया था। अब बात आती है फसल की। तो फसल क्या होती है, तो फसल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगला हमारा पॉइंट है क्रॉप या फसल। फसल को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो फसल क्या होती है कि भाई एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाना। एक ही किस्म के पौधे को, एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, जिसे
जिसे फसल कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। यानी एक ही किस्म के पौधों को, जैसे गेहूं है, अब गेहूं के पौधे, जैसे मान लो ये हमारे पास के खेत है, अब इस खेत में गेहूं के पौधे, एक ही किस्म के पौधे इस प्रकार लगा दिए। अब ये क्या है? जैसे ये गेहूं के पौधे हैं, अब ये हमने यहाँ पे क्या बना ली? फसल। एक ही किस्म के विभिन्न पौधों को एक साथ किसी खेत में या किसी खुले क्षेत्र में लगा दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं को विभिन्न पौधे हैं उसको बड़े पैमाने पर एक खेत में लगा दिया जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। अब उसके बाद में इसी प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे बाजरे की फसल, फसलों के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे बाजरे की फसल, वो भी क्या है? गेहूं की फसल, धान की फसल, उन सबको यदि किसी बड़े पैमाने पर उगा देते हैं तो वो क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो भारत है, तो भारत में फसल का प्रारूप क्या है? भारत में फसल का प्रारूप, भारत में फसल का प्रारूप। अब इसमें पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि भारत जो है, भारत में एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है, बड़ा देश है। अब बड़ा देश होने के कारण यहाँ पर विभिन्न जलवायुवीय परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। विभिन्न जलवायुवीय परिस्थितियाँ, जलवायुवीय परिस्थितियाँ हैं। जैसे ताप है, दाब है, तो अलग अलग क्षेत्रों का तापमान अलग अलग होता है। वहाँ के तापमान में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है, शुष्क। उसके बाद में जैसे एमपी मध्य प्रदेश है, उस साइड में थोड़ी आर्द्र जलवायु है। फिर जैसे केरल साइड में चलते हैं तो उसमें अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है। तो जलवायु में परिवर्तन होता है और जलवायु में परिवर्तन के आधार पर ही क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार की फसलें हैं वो उत्पन्न की जाती है। अब उसके बाद में हम देखेंगे फसलों के प्रकार। तो फसल है वो कितने प्रकार की होती है, उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो होगा फसलों के प्रकार। फसलों को विभिन्न जलवायुवीय परिस्थितियों के आधार पर, फसलों को विभिन्न जलवायुवीय परिस्थितियों के आधार पे मुख्य रूप से तो दो भागों में बांट सकते हैं, लेकिन सामान्यतः फसलें हैं वो तीन भाग की होती है। इसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले आती है रबी की फसल। एक तो होता है रबी की फसल, सेकंड होता है खरीफ की फसल, और जो थर्ड होता है वो होता है जायद की फसल, जायद की फसल। सबसे पहले हम बात करते हैं रबी की फसल की। अब जो रबी की फसल है उसका उत्पादन कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी पर्यावरणीय परिस्थिति आवश्यक होती है। तो सबसे पहले हमें पता है, इसमें आपको ध्यान रखना है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी फसल कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। और इन्हें सामान्यतः इनका जो टाइम होता है वो होता है अक्टूबर से मार्च, यानी अक्टूबर से मार्च के मध्य जिस फसल का उत्पादन किया जाता है उस फसल को रबी की फसल कहते हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं, चना, मटर, सरसों, तो ये सब क्या है? रबी की फसल है। तो रबी की फसल कब उगती है? शीत ऋतु में, अक्टूबर से मार्च में बोई जाती है। और इनके उदाहरण हैं गेहूं, चना, मटर और सरसों। इसके बाद में हम अगली बात करते हैं खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल
कब बोई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या होती है? खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल कब बोते हैं? जून से सितंबर। जून से सितंबर के मध्य बोई जाने वाली फसल कौन सी कहलाती है? खरीफ की फसल कहलाती है। जैसे मूंगफली है, वो भी खरीफ की फसल का उदाहरण है। उसके बाद में जैसे धान, जिसको हम चावल बोलते हैं, वो भी क्या है? खरीफ की फसल का उदाहरण है। फिर उसके बाद में जैसे मूंग है, मोठ है, फिर जैसे सोयाबीन है, फिर जैसे बाजरा है। तो ये सब किस फसल के उदाहरण हैं? खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। उसके बाद में आती है जायद की फसल। जायद की फसल, अब जायद की फसल है, उसका उत्पादन कब किया जाता है? जब एकदम तेज गर्मी पड़ती है, उस स्थिति में जायद की फसल है, उसका उत्पादन किया जाता है। अब ये जायद की फसल कब होती है? मार्च और मई में। अब मार्च से अंत से लेकर, अर्थात हम लिख सकते हैं अप्रैल मई में की जाने वाली फसल कौन सी फसल कहलाती है? जायद की फसल कहलाती है। जैसे तरबूज है, ककड़ी है, खरबूजा है। तो ये सब किस फसल के उदाहरण हैं? जायद की फसल के उदाहरण। तो इस प्रकार सामान्यतः जो फसलें होती हैं वो 3 प्रकार के हम भागों में बांट सकते हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल शीत ऋतु में उगाते हैं, अक्टूबर से मार्च में बोई जाती है और अक्टूबर में बोते हैं और मार्च तक उसकी कटाई करते हैं। गेहूं, चना, मटर और सरसों। खरीफ की फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में जून में बोते हैं और सितंबर में उसकी कटाई कर लेते हैं, जैसे मूंगफली, धान, मूंग, मोठ, सोयाबीन और बाजरा। इसी प्रकार जो जायद है, जायद की फसल अप्रैल मार्च लास्ट में बोते हैं, अप्रैल मई में उसकी कटाई कर लेते हैं, और तरबूज, ककड़ी और खरबूजा। तो ये क्या है? जायद की फसल के कुछ उदाहरण है। अब अगला हम देखते हैं कि आधुनिक फसल पद्धतियां। अगला पॉइंट है हमारा आधुनिक फसल पद्धतियां। तो आधुनिक फसल पद्धतियां कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो अगला हमारा पॉइंट होगा आधुनिक फसल पद्धतियां। आधुनिक फसल पद्धतियां कौन कौन सी है, इसके कौन कौन से चरण हैं, उसके बारे में हम मुख्य रूप से अभी जानेंगे। तो आधुनिक फसल पद्धतियां या जो फसल उत्पादन के लिए कौन कौन से चरण हैं, अच्छी उत्पादन क्षमता के लिए कौन कौन से चरणों से हमें गुजरना पड़ता है, तो उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो किसान है वो अच्छी फसल उगाने के लिए अनेक क्रियाकलाप करता है, अनेक चरणों से गुजरता है। वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इसमें आता है मिट्टी तैयार करना। पहला जो चरण है उसका नाम है मिट्टी तैयार करना। तो पहला जो चरण है उसका नाम है मिट्टी तैयार करना। सेकंड आता है बुआई। थर्ड आता है खाद व उर्वरक देना। फोर्थ आता है सिंचाई। अगला जो आता है वो आता है खरपतवार से सुरक्षा। और नेक्स्ट आता है कटाई। अगला जो चरण है उसका नाम है कटाई, और उसके बाद में आता है इसका भंडारण। तो इस प्रकार जो आधुनिक फसल पद्धतियां हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं इन पॉइंटों को: मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद व उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा,
कटाई और भंडारण। तो ये जो 7 चरण होते हैं, इन 7 चरण से किसान गुजरता है, तब जाके लास्ट में जो फसल है उसको भंडारण के रूप में इकट्ठा करता है, वो उसकी अंतिम स्टेज होती है। अब हम ये जो है इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट रहने वाला है वो आएगा मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी को किस प्रकार तैयार करते हैं, तो मिट्टी तैयार करने के लिए कौन कौन से चरण होते हैं, तो कौन कौन से उपकरण होते हैं जिसके द्वारा हम मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, ये फसल उत्पादन का प्रथम चरण है। प्रथम चरण होता है, इसमें मिट्टी को तैयार किया जाता है। अब मिट्टी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मिट्टी को पलटना है। मिट्टी को पलटना या पोला करना होता है, पोली या पोला करना होता है। यानी अच्छे उत्पादन के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार करने के लिए मिट्टी को पलटना पड़ता है और उसको पोला करना पड़ता है। क्यों? अब देखो क्यों करते हैं पोली मिट्टी को। अब हम पोली मिट्टी को करते हैं तो जैसे ही हम उसके अंदर बीज डालेंगे तो क्या होगा, मिट्टी पोली करते ही मिट्टी के अंदर जो छिद्र हैं, छिद्र अधिक होंगे और छिद्र अधिक होंगे तो इनको सूर्य का प्रकाश, मिट्टी के अंदर तक सूर्य का प्रकाश मिलेगा और सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो पोली मिट्टी करते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वो वृद्धि करेंगे। सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं। सूक्ष्म जीव कौन से, जो फसल के लिए लाभदायक होते हैं, फसल के लिए लाभदायक, फसल के लिए लाभदायक। ये फसल के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव है। जैसे हम मिट्टी को पोला करते हैं तो इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती है और बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, भूमि के अंदर ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं। और जब ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी तो ह्यूमस की मात्रा बढ़ते ही पोषक तत्व बढ़ेंगे और पोषक तत्व बढ़ेंगे तो बीज है उसका अंकुरण क्या होगा, जब भी बीज डालेंगे तो बीज का अंकुरण क्या होगा, सरल होगा, उसको पोषक तत्व मिलेंगे और उसका अंकुरण में क्या होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाती है। तो इस प्रकार हम इसमें ये देख सकते हैं। अब इसमें एक नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव कौन से, तो सूक्ष्म जीव में खासकर हम लिखते हैं केंचुए। जो भूमिगत केंचुए होते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। अब इनकी संख्या बढ़ेगी तो जब भी पौधा उगेगा या बीज का अंकुरण होगा उस स्थिति में ये जो केंचुए क्या करते हैं, ह्यूमस का मतलब पोषक तत्व है, जिसमें पोषक तत्व वाली खाद, जिसमें नाइट्रोजन युक्त खाद, वो क्या करते हैं, पौधे को उपलब्ध करवाते हैं और पौधा क्या करता है, वृद्धि करता है। उसके बाद में हम अगला जो इसमें पॉइंट देखेंगे वो आता है जुताई। अगला जो पॉइंट आएगा जुताई। अब जुताई किसे कहते हैं, जो मिट्टी है उसको उलटना पलटना या जो पोली बनाने की प्रक्रिया, तो हम लिख सकते हैं मिट्टी को उलटना पलटना व पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। और सामान्यतः हम जो जुताई है वो जुताई किससे करते हैं, हल के द्वारा। सामान्यतः जो जुताई है वो हल के द्वारा की जाती है। और जो हल होते हैं वो किससे बने होते हैं, लोहे व लकड़ी के बने होते हैं। लोहे व लकड़ी के बने होते हैं। हल के निर्माण में लोहे और लकड़ी का उपयोग किया जाता है।